मोहम्मद शफी अयूब साहब को आवाज देती हूँ और डिपार्टमेंट, कॉलेज, प्रिंसिपल, स्टाफ और मैनेजमेंट की जानिब से मैं उनका वेलकम करती हूँ। मोहम्मद शफी अयूब सर साहब जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दर्स तदरीस के उहदे पर फाइज रहते हुए गजल नस्र में जो महारत रखते हैं और इनकी बहुत सारी तसानीफें जो हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज हम सर से मुलाकात करेंगे और मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स की जानिब से, ऑर्गेनाइजर की जानिब से मैं सर का दिली खैर मकदम पेश करती हूँ और मैं सर को आवाज देती हूँ कि सर अपनी स्लाइड को शो करें। मोहम्मद शफी अयूब साहब। सर उनको मैडम उनको बुलाइए नवीद से। कामरान नवीद सर को बुलाओ ना। मैंने चेंज किया। शफी साहब शायद लेफ्ट नजर नहीं आ रहे। जी सर, थोड़ा सा चेंज करें। ख्वाजा सर शफी सर नजर आ रहे थे? नहीं, शायद शफी सर नहीं है, तो आप किसी और को बुला लीजिए। जैसे सर ज्वाइन हो जाएंगे हम जी आप किसी और को बुला लीजिए। शफी सर नजर नहीं आ रहे। जी जी सर, ठीक अभी हमारे सामने आ रहे हैं। अब हमारे अगले रिसोर्स पर्सन जो हैं वो हमारे शहर अजीज के हैं और सारा शहर जो है आपको मोहम्मद सर के नाम से पहचानते हैं। आप 33 साल तक जो है वो फेस हाई स्कूल में बहैसियत प्रिंसिपल के आपने अपनी खिदमत अंजाम दी है और फिलहाल आप जो है MSE जो है स्कूल के चेयरमैन भी हैं। इसी के साथ साथ आप साहबे दीवान शायर भी हैं और आपकी ये किताब जो है मंजर आम पर आई बउनवान सोरिशे पिन्हा, ये शेरी मजमुआ है। इतना ही नहीं, माले में बज़ में इर्तिका अदब इसके सदर भी हैं और एक लंबे अरसे से मालेगांव सोसाइटी ऑफ एजुकेशन मुंबई इसके मेंबर भी हैं और मॉडर्न ग्रुप के मेंबर भी हैं और यहाँ तक कि आपने इब्तिदाई तालीम हासिल की थी तो एडीटी हाई स्कूल और आज आप एडीटी हाई स्कूल के ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इतना ही नहीं, गीत और संगीत में आपका ज़ौक़ भी आला है। आप एक अच्छे गजल लिखते भी हैं, तरन्नुम के साथ पढ़ते भी हैं और गजल लिखने कहने का शौक जो है ये आपको बहुत पहले, या यूं कहा जाए कि जिस वक्त आप ज़ेरे तालीम थे कॉलेज में, उस वक्त से आपको ये विरसे में मिला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छी आवाज से भी नवाजा है और फनून लतीफ़ा का एक अच्छा ज़ौक़ रखते हैं। तो मैं आवाज देती हूँ आज के हमारे रिसोर्स पर्सन मोहम्मद सर, जो आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे गजल समत और रफ्तार।
तीन कैसे होगा सर? तीन ये अनम्यूट होगा ना? शफी अय्यूब नहीं है। उनकी आईडी क्या है मैडम? आईडी क्या है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। सर को बोलो कनेक्ट करो। लो ये मुबीन सर का सलीम सर है, सलीम मुबीन सर, ये उनकी आईडी बता दो तो मैं किस नाम से कनेक्टेड है वो पूछना है। सुनिए शफी अय्यूब सर की आईडी क्या है? ऐसा हम लोग असल में चेहरे से भी वाकिफ नहीं है ना सर। पूरा लो तो सर। शफी अय्यूब नहीं ये सर का बोल दिया। ये आ गया। हाँ हाँ आया सर। आप अनम्यूट करो बोलिए सर, उनसे अनम्यूट करने के लिए कहिए। शफी अय्यूब सर हाँ कर लिए सर, उन्होंने अनम्यूट कर लिए जी, अनम्यूट कर लिए। हाँ हाँ हो गए सर, आ गए। शुरू करूं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कॉलेज और जेटी कैंपस और डिपार्टमेंट की जानिब से सर हम आपको वेलकम कहते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं इस वेबिनार में। और इस वेबिनार में हम आपका खैर मकदम करते हैं सर। और इसी के साथ साथ मैं पार्टिसिपेंट्स को बता दूं कि आपका ताल्लुक जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से है। आप एक लंबे अरसे से दर्स तदरीस के फराइज अंजाम दे रहे हैं। एक गजल का भी शौक रखते हैं, नस्र में भी आप जो है उसने काफी महारत हासिल की है। कई किताबें जो है मंजर आम पर आई हैं। और आपका वेलकम करते हुए सर मैं आपको दावत सुमन दे रही हूँ कि सर आप अपनी बातों को सर शेयर करना शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा फहमीदा साहिबा, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, कॉलेज के तमाम स्टाफ, ख़वातीन और हज़रात, आज की बज़ में शरीक प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब, प्रोफेसर सलीम मोहिद्दीन साहब और गायबाने तौर पे प्रोफेसर मौला बख्श साहब और तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मेरे स्क्रीन पे चूँकि 4 लोग बैक वक्त नज़र आ रहे हैं, बाकी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, उनका नाम मेरे सामने नहीं आ रहा है। सबके खिदमत में शफी अय्यूब सलाम अर्ज़ करता है। ख़वातीन और हज़रात, मैं लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट हूँ। हमारे दोस्त बड़े भाई प्रोफेसर सलीम मोहिद्दीन साहब का हुक्म था और ख्वाजा इकराम साहब की भी ख्वाहिश थी। मैं अपने इन बड़ों का हुक्म टाल नहीं सकता किसी मौके पे।
On the last moment replacement of Professor Ali Ahmad Fatimi साहब, मैं सबसे पहले अपने उस्ताद, उनको हम बुजुर्ग नहीं कहा करते हैं, वो बुरा मान जाते हैं, अभी जवान है प्रोफेसर फातमी साहब, और उनकी जवानी बरकरार रहे। प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब को याद है कि मॉरिशस का एक सफर था। प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब आलमी सफीर उर्दू हैं, आप सभी जानते हैं। उस सफर में बार बार प्रोफेसर अनवर पाशा साहब प्रोफेसर फातमी को अपना बुजुर्ग कह रहे थे। फातमी साहब ने कहा, भाई इतना बुजुर्ग नहीं हुआ हूँ, मुझे बुजुर्ग ना कहिए, ज्यादा ज्यादा सीनियर कह लीजिए। तो हमारे सीनियर प्रोफेसर फातमी साहब, उनकी अहलिया की तबीयत नासाज है, हम सब दुआ करते हैं, और मैं 10 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर लूंगा। प्रोफेसर मौला बख्श साहब ने आप सभी को डराया था कि वो 2 घंटे से कम गुफ्तगू नहीं करते हैं। आज उनकी तबीयत नासाज थी, इसलिए बहुत मुख्तसर उन्होंने 1 घंटे में अपनी बात मुकम्मल कर ली थी। इससे पहले मैंने प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब को सुना, प्रोफेसर मौला बख्श साहब को सुना, और भाई सलीम मोहिद्दीन साहब को सुना। मुझे प्रोफेसर सलीम मोहिद्दीन साहब ने हुक्म दिया है कि मैं उर्दू गज़ल और मुशायरों के हवाले से 2-4 मिनट कुछ बात करूं। मेरा मौजू उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिस मौजू पे प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब ने गुफ्तगू की है और जिस मौजू पे प्रोफेसर मौला बख्श ने गुफ्तगू की है। ख़वातीन और हज़रात, शायद प्रोफेसर सलीम मोहिद्दीन साहब के जहन में ये बात इसलिए आई होगी कि मुशायरों से मेरा एक ताल्लुक़ है। मैं पिछले 20-25 बरसों से मुशायरों की निज़ामत के हवाले से खासा बदनाम हुआ, और मुशायरों की निज़ामत से लगभग तौबा भी कर चुका हूँ। दूसरी बात, 2 साल पहले मेरा एक मजमून शाया हुआ किसी अखबार में कि समाज में जहर घोल रहे हैं ये मुशायरेबाज शायर। इस मजमून के साथ हुआ ये कि ये व्हाट्सएप ग्रुप पे और तमाम सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ, और मुझे कुछ गालियां भी मिली, तारीफ और तौसीफ भी हुई। उस मजमून के हवाले से मेरी एक ऐसी पहचान बनी कि लोग ये समझने लगे कि मैं मुशायरों का मुखालिफ हूँ, या मुशायरों से पे बहुत मैं तनकीद करता हूँ। कहीं न कहीं प्रोफेसर सलीम मोहिद्दीन साहब के जहन में भी ये बात रही होगी कि मैं उर्दू गज़ल के हवाले से, मुशायरों और उर्दू गज़ल के हवाले से बात करूँ। सबसे पहले मैं प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। आपने इब्तदा से लेके और हाल तक, दक्कन से शुमाल तक, जुनूब से शुमाल तक उर्दू गज़ल का इतना खूबसूरत मंजरनामा पेश किया, बस अशश करके रह गए। आपको मालूम है कि नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के साबिक डायरेक्टर प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब बेइंतहा मसरूफ रहते हैं, मुझे मालूम है, और वो बहुत अच्छे मुक़र्रिर भी हैं, बहुत अच्छे मुंतज़िम भी हैं। वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के हवाले से आपने देखा कि ऑनलाइन दुनिया में महजरी अदब के हवाले से जो कारनामे वो कर रहे हैं। आज की गुफ्तगू सुन के अंदाज़ा हुआ कि जो उनके इंतज़ामी उमूर हैं, वो एक बड़े आलिम को हमसे छुपाए रखते हैं। हम उनको उन्हीं इंतज़ामी उमूर के हवाले से ज़्यादा जानने पहचानने लगे हैं, जबकि वो बेइंतहा खूबसूरत मुक़र्रिर हैं। आज की गुफ्तगू में सलीम साई अंदाज़ा हुआ कि ख्वाजा साहब गज़ल पे और इतना खूबसूरत इंतखाब पेश किया उन्होंने आज की महफ़िल में, मैं तो बस आहा कह के रह गया, वाशश करके रह गया। और एक लेक्चर में कई मुशायरों का हुस्न सिमट आया था। तो बहुत-बहुत मुबारक हो ख्वाजा साहब, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। और जहाँ तक भाई मौला बख्श असीर का मामला है, आपको बता दूं कि मौला बख्श साहब जो हैं वो शायर भी हैं, जुज़-वक़्ती शायर है। असीर उनका तखल्लुस है, और तरन्नुम के लिए गज़लें कहते हैं, और किसी भी मौजू पे 2 घंटे से कम नहीं बोलते हैं। हमारे अलीगढ़ में इस वक्त चमन सर सैयद को आबाद किए हुए हैं, उससे पहले दिल्ली में थे, हमारा खूब साथ रहा उनके साथ। और मगरबी अदब पे और हिंदी अदब के हवाले से आज उन्होंने जो इशारे किए हैं, वो नई नस्ल के लिए बहुत काम की बात है, उस पे गौर करने की ज़रूरत है। अब आइए मैं अपने मौजू पे आ जाता हूँ। मुझे जो 10 मिनट का वक्त सलीम भाई ने दिया था, 3 मिनट हो चुके हैं, 7 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूंगा। ख़वातीन और हज़रात, मुशायरों के हवाले से मैं अक्सर गुफ्तगू करता रहा हूँ, और आज के दौर में जिन लोगों की रोजी रोटी मुशायरों पे चलती है, वो कुछ लोग मुझे अपना दुश्मन भी समझने लगे हैं। ऐसा ऐसी बात नहीं है। मेरा मामला सिर्फ ये है कि रक्स, मौसीकी आर्ट है, फन है। मैं इशारे में बात करता हूँ। सोनल मान सिंह का नाम भी रक्स और नृत्य के हवाले से आता है, और राखी सावंत का नाम भी नृत्य के हवाले से आता है। हंसराज हंस भी सिंगर हैं, गायक हैं, और मीका नाम का एक पंजाबी भी गायक है। आज के मुशायरों के स्टेज पे
मीका और राखी सावंत ने कब्जा कर लिया है, बस यही बात है। और मैं इसी की मुखालफत कर रहा हूँ, मैं इसी की तरफ इशारे कर रहा हूँ। खुद मुशायरों से वाबस्तगी रही है मेरा ताल्लुक फिराक के शहर गोरखपुर से है। उसी शहर ने उर्दू मुशायरों को उमर कुरैशी जैसा बेमिसाल नाजिम में मुशायरा दिया था। उनके साथ मेरा उठना बैठना रहा। मैं मुशायरों के शायरों की जाती जिंदगी से भी वाकिफ हूँ और उनके इल्मी गैर इल्मी कामों से भी वाकिफ हूँ। तो मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करता, जो देखा है, जो समझा है, वही गुफ्तगू करता हूँ। गजल के हवाले से 2-3 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। गजल की तारीख पे ख्वाजा साहब भरपूर बात कर चुके हैं और खूबसूरत इंतखाब भी आपको सुनने को मिला। मुशायरों के हवाले से उर्दू गजल की बात करते हैं, एक बात जरा गौर कीजिए, वो दौर गालिब के दौर में भी मुशायरे होते थे। आपने खूब पढ़ा सुना, चराग शम्मा एक दूसरे के सामने रख देते थे, मुशायरे होते थे। मुशायरों का अलग अंदाज था। दाग के जमाने में भी मुशायरे हुए। और लाहौर में अल्लामा इकबाल ने जब वो शेर पढ़ा था जिसपे मिर्जा अरशद गुरगानी ने उठ के चूम लिया था और कहा था कि बरखुरदार इस उम्र में ये मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्क इंफाल के, ये शेर मुशायरों में इकबाल ने पढ़ा था। तो क्या इकबाल को हम मुशायरों का शायर कह के नजरअंदाज कर सकते हैं? हमारी पूरी उर्दू शायरी के 4 सबसे बड़े नाम लें या 3 सबसे बड़े नाम लें तो आप मीर गालिब इकबाल कहते हैं, आप उसमें और मीर अनीस को जोड़ लें और जिसको जोड़ लें, तो ये तमाम लोग मुशायरों से इनकी वाबस्तगी रही। लेकिन मुशायरों से वाबस्तगी किसी शायर को घटिया शायर या खराब शायर नहीं बनाती। दरअसल खराब शायरी का अपना एक मामला है, जो मैंने अभी कहा कि आज के मुशायरों में गजल के नाम पे जो हुड़दंगई हो रही है, जो बदतमीजी हो रही है, जो इस तरह की बातें पेश की जा रही हैं मौज़ूआत की सतह पे भी और फनी सतह पे भी, वो काबिले तशवीश है। क्योंकि नई नस्ल उसी को फिर शायरी समझने लगेगी और ये फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि तुकबंदी किसे कहते हैं और शायरी किसे कहते हैं। असरे हाजिर के मसाइल को भी शायरी में पिरो दिया जाए, ये सबके बस की बात नहीं। असरे हाजिर की मसाइल पे बात होनी चाहिए। असगर गजल में चाहिए वो मौजे जिंदगी, जो हुस्न है बुतों में, जो मस्ती शराब में। तो जब शराब की बात की असगर ने, तो शायर ने ये भी कहा कि गजलें पहले शराब पीती थीं, वो नीम का रस पिला रहे हैं। तो गजलें शराब भी पीती थी और गजलें नीम का रस भी पिला सकते हैं, लेकिन कहने का हुनर तो चाहिए। बात बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीका चाहिए। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा था उर्दू गजल के हवाले से। क्योंकि यहाँ प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब मौजूद हैं, भाई सलीम मोहिद्दीन साहब हैं और एक कहकशा है सुनने वालों की, जो इल्मी और अदबी एतबार से अपना मकाम रखते हैं। डॉक्टर फैयाज फारूकी साहब मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात पे। सुने कि ख्वातीन और हजरात, बात यह है कि गजल के हवाले से उर्दू के मुशायरों के स्टेज पे अब मुशायरों की तारीख लिखी जा चुकी है, कई किताबें मंजर-ए-आम पे आ चुकी हैं। मीर के अहद में भी और सलीम मोहिद्दीन के अहद में भी क्या वजह है कि मुशायरों के स्टेज पे गजलें ही सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई हैं, गजलें ही मकबूल हुई हैं और गजलों का ही बोलबाला रहा है। इसकी वजह यह है कि कसीदा आप मुशायरों के स्टेज पे नहीं पढ़ सकते, मसनवी नहीं सुना सकते, मर्जिया नहीं सुना सकते। लेकिन जरा गौर कीजिए कि कुछ शायरों ने कुछ नज़में, मुख्तसर नज़में मुशायरों के स्टेज पे सुनाई, लेकिन कता और रुबाई और दोहे ये भी 5% में सिमट आए। 95% मुशायरों के स्टेज पे गजलों का बोलबाला रहा है। इसकी दोहे, रुबाई, कता ये तो भरपूर सुनाया जा सकता था, लेकिन निदा फाजली ने दोहे सुनाए मुशायरों के स्टेज पे, मैंने खुद सुना है। कुछ और लोगों ने अख्तरुल ईमान नज़में पढ़ा करते थे मुशायरों के स्टेज पे। लेकिन एक बहुत मशहूर नज़्म है उनकी, एक लड़का तवील नज़्म है। दयारे शर की आबादियों के ऊंचे टीलों पर, कभी आमों के बागों में, कभी खेतों की मेडों पर, कभी झीलों के पानी में, कभी बस्ती की गलियों में, कभी कुछ नीम उरियां कमसिनों की रंग रलियों में, एक सहर तारी होता है। लेकिन जब आखिरी मिसरे पे आप जाते हैं तो बात बनती है, मुशायरे के स्टेज या जो मुशायरे के सामईन होते हैं वो उतनी देर तक इन्हमाक के साथ उन तमाम बातों को समझकर, और आखिरी मिसरे में जब शायर ये कहता है कि देखो मैं जिंदा हूँ, जहाँ पे उसका रम्ज खुलता है
कहता है कि वो लड़का जिंदा है अभी, तो वहां तक संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि जो गजल की शायरी है, जहां 2 मिसरों में बात खुल के सामने आ जाती है, वही गजल सबसे ज्यादा मकबूल मुशायरों के हवाले से रही है। एक तो ये बात हो गई। अब एक बात ये देखिए कि जोश साहब ने, फिराक ने, जोश ने, जिगर ने खूब मुशायरे पढ़े, मुशायरों की स्टेज पे पॉपुलर थे। हम से अहले नजर को सबूत हक के लिए अगर रसूल न होते तो सुबह काफी थी। जोश ने ये शेर मुशायरे की स्टेज पे पढ़ा था। कभी शाखो सब्जा व बर्ग पर, कभी गुंचा व गुल बुखार पर, मैं चमन में चाहे जहां रहूं, मेरा हक है फसले बहार पर, मैं रही ने दर्द सही मगर मुझे और चाहिए क्या जिगर, गम यार है मेरा शेफ्ता, मैं फरेफ्ता गम यार पर। यह गजल तरन्नुम से जिगर ने मुशायरे की स्टेज पे पढ़ी थी। वो रुकी रुकी सी शबे मर खत्म पर आई, वो पौ फटी वो नई जिंदगी नजर आई, फजा तबस्सुमे सुबह बहार थी लेकिन पहुंच के मंजिले जाना पे आंख भर आई। ये गजल फिराक साहब ने मुशायरे के स्टेज पे पढ़ी थी। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि मुशायरों के स्टेज पे मकबूल होने के लिए खराब शायरी की जाए, ये जरूरी नहीं। इस पे गौर करने की जरूरत है। गजल के साथ जो दुश्मनी बरती गई है पिछले 10-20 वर्षों में, ये कमर लचका के गाने वाले जो मुशायरों की स्टेज पे आए हैं, उनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। मैं मिसाल के तौर पे 3 नाम लेता हूँ। वो 3 नाम कुमार बाराबंकी, डॉक्टर बशीर बादल और अजहर इनायती। 3 इंतखाब किए, बहुत से नाम आप ले सकते हैं। ये वो हजरात हैं जो मुशायरों के स्टेज पे बेइंतहा मकबूल रहे, और बल्कि इनकी रोजी रोटी का बहुत सारा दारमदार मुशायरों पे रहा। लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ, अच्छी शायरी को, मयारी शायरी को मकबूल आम बना के पेश किया इन्होंने मुशायरों की स्टेज पे। मैं कुछ अशार भी सुनाऊंगा। जो खराब शायरी वाले हैं, जो आज के जमाने के मीका और राखी सावंत बन के मुशायरों के स्टेज पे कब्जा कर चुके हैं, उनसे मोहतात रहने की जरूरत है। समाज को ये बताने की भी जरूरत है कि गजल के साथ ये अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये भी वाजे कर दूं कि अपनी गुफ्तगू में मैं भाई सलीम मोहिद्दीन का कोई शेर कोट नहीं करूंगा। प्रोफेसर मौला बख्श साहब कई अशार कोट कर चुके हैं। सलीम मोहिद्दीन साहब ने मुझे अहले औरंगाबाद, अहले दक्कन से मुतारिफ कराया। हम लोग वहाँ गए। मैं कमर इकबाल के भी अशार सुना सकता हूँ, जावेद नासिर को भी सुना सकता हूँ, इर्तिकाज अफजल को भी सुना सकता हूँ, मैं जेपी सईद के अशार भी सुना सकता हूँ, सलीम मोहिद्दीन के भी सुना, बशर नवाज को भी सुना सकता हूँ। यहाँ मैं एतराज करता हूँ, इनमें से किसी के अशार नहीं सुना रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इस बात की तरफ इशारा करता हूँ कि अजहर इनायती की जो बात मैंने की, कुछ 2-4 शेर आप और ये कहें कि ये खराब शायरी नहीं है। मुशायरों में बेपनाह जो ये शायरी मकबूल रही, क्या ऐसे अशार मुशायरों की स्टेज पे सुना के मुशायरों में भी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती? वो कहते हैं कि इम्तिहान बरसों जब आंखों का लिया जाता है, तब कोई ख्वाब अता उनको किया जाता है, और खुदकुशी के लिए थोड़ा सा ये काफी है मगर, खुदकुशी के लिए थोड़ा सा ये काफी है मगर, जिंदा रहने को बहुत जहर पिया जाता है, जिंदा रहने को बहुत जहर पिया जाता है। ये मसाहिब हैं, इन्हें इसका हुनर आता है कि शह की बातों में रफू कैसे किया जाता है, शह की बातों में रफू कैसे किया जाता है। ये मुशायरों के बेपनाह मकबूल अशार हैं जो मुशायरों के स्टेज पे उन्हें मकबूल बनाने के काम आए। लेकिन खराब शायरी तो अच्छी शायरी की जा रही है कि इस आदमी के कभी भीड़ साथ चलती थी, अहद हाजिर के तकाजे को गजल के सांचे में ढालने का काम किया है। लेकिन इस आदमी के कभी भीड़ साथ चलती थी, ये आदमी जो अकेला टहलता रहता है, यहाँ उरूज कभी मुस्तकिल नहीं मिलता, यहाँ तो चांद भी सूरज में ढलता रहता है, और तमाम घर की फजा को बदलता रहता है, वो एक खिलौना जो आंगन में चलता रहता है। ये गजल की शायरी है और मुशायरों में मकबूल शायरी रही। लेकिन मुशायरों की शायरी को गजल के हवाले से खराब करने का काम जिन शायरों ने किया है, उन पे रोक लगाने की, उन पे बात करने की जरूरत है। एक और बात, मुशायरों में तरन्नुम का जो रिवाज है,
सरहद के उस पार के मुशायरों में तरन्नुम का वो रिवाज नहीं है जो हमारे यहाँ के मुशायरों में। इस पे बात हुई कभी, मौला बख्श साहब शायद चले गए हैं। दिल्ली के एक मुशायरे में मैं निजामत कर रहा था और हमारे पास 48 शायरों की फहरिस्त थी, 48, और 3 घंटे के अंदर मुशायरा खत्म करना था। तो मुंतजमीन ने ये पाबंदी आयद कर दी थी कि हर शायर सिर्फ 5 शेर पढ़ेगा, 5 शेर से ज्यादा कोई गजल नहीं पढ़ी जाएगी, और तरन्नुम से कोई नहीं पढ़ेगा। मैंने बतौर नाज़िम ऐलान भी कर दिया। जब मौला बख्श साहब पढ़ने आए, उन्होंने कहा भाई मैं तो गजल नहीं कहता तरन्नुम के लिए, मैं बगैर तरन्नुम के नहीं पढ़ सकता, आप चाहे 5 की कैद 3 पे कर दीजिए, मैं 3 ही शेर पढ़ूंगा, लेकिन तरन्नुम से पढ़ूंगा। तो मौला बख्श साहब ने तरन्नुम से शेर पढ़ा। तरन्नुम से पढ़ना अपने आप में खराब शायरी की मिसाल नहीं। बेकल उत्साही का मजमुआ छप रहा था। अली सरदार जाफरी ने दिबाचा लिखा और ये कहा कि बेकल तरन्नुम से पढ़ते हैं। तरन्नुम अपने आप में कोई ऐब नहीं, तरन्नुम हुनर है। शर्त सिर्फ ये है कि गजल के मयार को बरकरार रखा गया है या नहीं बरकरार रखा गया है। जिगर साहब पूरी जिंदगी तरन्नुम से पढ़ते थे, खुमार साहब तरन्नुम से पढ़ते थे। खराब शायरी नहीं की मुशायरों की स्टेज पे। मेरा इसमें सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि उर्दू गजल के हवाले से जब मुशायरों की बात आती है, 2 बातें जहन में रखनी। एक तो ये तय है कि मुशायरों के स्टेज पे गीत भी पढ़े जाते हैं, दोहे भी पढ़े जाते हैं, कभी कभी क़तात, रुबाइयात और नज़्में पढ़ने का हौसला भी शायर दिखाता है, लेकिन बुनियादी तौर पे मुशायरों के स्टेज पे गजलें ही चलती हैं, पहली बात है। लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि अगर आपको अहद हाजिर की बात करनी है, रोमानी बात करनी है, तो खराब शायरी की जाए। खराब शायरी और अच्छी शायरी के बीच में फर्क नई नस्ल को समझाना होगा, और इसके लिए उन शुअरा को भी मुशायरों के स्टेज पे आना चाहिए जिन्होंने ये समझ लिया है कि चूंकि खराब शायरों ने मुशायरे की स्टेज को घेर रखा है, इसलिए अब हमें वहां नहीं जाना चाहिए। आप आइए, और ऐसी मुंतजमीन को भी कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे शुअरा को तरन्नुम से पढ़ते हो या तहत में पढ़ते हो, अच्छी गजल के साथ। मैं आपको पिछले 50 साल के मुशायरों का जो मंजरनामा है उस पर जरा एक नजर आप डालें, तो मैं चुनिंदा 4-5 शेर पढ़ के अपनी बात खत्म कर दूंगा कि आप देखें कि ये जो अच्छे और सच्चे शेर थे वो मुशायरों के स्टेज के हवाले से ही हमारे सामने आए। इसलिए मुझे मुशायरों का मुखालिफ न समझा जाए। मैंने जो कुछ लिखा है वो मेरा वो कर्ब है, वो दर्द है कि आप नई नस्ल को क्या दे रहे हैं। आप अच्छी और खराब शायरी की समझ अगर नहीं देंगे तो वो जो मुशायरों में शेर सुन के अपने घर जा रहा है, जहाँ जज्बात भड़काए जा रहे हैं, जहाँ बहुत घटिया दोयम सोयम दर्जे के शेर कहे जा रहे हैं, जहाँ नाशायर और मुतशायर दोनों मुशायरों के स्टेज पे कब्जा कर रहे हैं, तो वहाँ अहले इल्म की, अहले अदब की ये जिम्मेदारी बनती है कि इसको पॉइंट आउट करें, इसको बताएं। अगर हमने नहीं कहा तो 10-20 साल के बाद जो नई नस्ल आपके पास आएगी वो उन्हें ही शायर समझेगी, वो उसे ही शायरी समझेगी। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि जब हम उर्दू गजल और मुशायरों की बात करें, इन बातों को अपने जहन में रखें। आप जरा गौर कीजिए कि कभी रवि सिद्दीकी ने मुशायरों के स्टेज से ही अशार पढ़े थे कि सबा को उस गुले राना से हम सुखन पाकर, सबा को उस गुले राना से हम सुखन पाकर ये सोचता हूँ कि मौजूद सुखन क्या है। खूबसूरत शेर पढ़ा, लेकिन मुशायरों के स्टेज पे मकबूल हुआ ये शेर। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशन। सोचा था ठोकरों में गुजर जाए जिंदगी, दुनिया ने संगिराह समझ के हटा दिया। और छोड़ आया हूँ साकी एक बार नदामत का, मैं तश्न लब आया हूँ नाकाम नहीं आया। महजर लखनवी का ये शेर मुशायरों के स्टेज से हम तक पहुंचा था। अमर मुरादाबादी ने शेर पढ़ा था कि बेअदब हमसे नए गर्दिशे दौरा होना, बेअदब हमसे नए गर्दिशे दौरा होना, हम सिखा देंगे हर एक कतरे को तूफान होना, हम सिखा देंगे हर एक कतरे को तूफान होना। ये शेर तो मुशायरों के स्टेज पे पढ़ा गया था। मुशीर झंझानवी उस्ताद शायर थे। मैं भी किसी की जुल्फे सवारे चला गया, कुछ जिद सी हो गई थी नसीमे सहर के साथ। मैं भी किसी की जुल्फ संवारे चला गया, कुछ जिद सी हो गई थी नसीमे सहर के साथ। और फना कानपुरी निजामी ने शेर पढ़ा था, तरके ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, तरके ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम उम्र मुझे सोचना पड़ा, लेकिन तमाम उम्र मुझे सोचना पड़ा।
یہ اشعار مشاعروں کی اسٹیج سے آئے تھے ہمارے پاس، لیکن کون کہہ سکتا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ خراب شاعری ہے؟ کہ سب کے ہونٹوں پہ تبسم تھا میرے قتل کے بعد، بکل صاحب اللہ پوری، کہ سب کے ہونٹوں پہ تبسم تھا میرے قتل کے بعد، جانے کیا سوچ کے روتا رہا قاتل تک، جانے کیا سوچ کے روتا رہا قاتل تک۔ یہ شعر بھی مشاعروں کے اسٹیج سے ہمارے پاس آیا تھا۔ خواتین و حضرات، باتیں بہت سی ہیں، میں چونکہ لاسٹ مومنٹ ریپلیسمنٹ تھا، بھائی سلیم محی الدین صاحب کا حکم تھا کہ میں اردو غزل اور مشاعروں کے حوالے سے گفتگو کروں۔ میرا کہنا صرف یہ ہے کہ مشاعرے میر کے عہد میں بھی ہوئے تھے، مشاعرے عہد غالب میں بھی ہوئے، مشاعروں میں طاق کی شمولیت بھی ہوتی تھی، مشاعروں کے اسٹیج سے علامہ اقبال بھی متعارف ہوئے تھے، اور مشاعرے آج سلیم محی الدین کے عہد میں بھی ہو رہے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ پچھلے 20-25 برسوں میں مشاعروں کی جو شکلیں بدلی ہیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مشاعروں کی اہمیت آج بھی ہے، مشاعرے ایک اہم پلیٹ فارم ہے، مشاعروں کا میں مخالف نہیں ہوں، مشاعروں کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، لیکن متشاعر، ناشاعر اور شاعر کے درمیان فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ نئی نسل کو اچھی شاعری سنانی ہوگی، نئی نسل کو بتانا ہوگا کہ شعر کیا ہے اور غیر شعر کیا ہے، ورنہ وہ جو شاعری نہیں ہے، جو لطیفہ گوئی ہے، اسے ہی شاعری سمجھ لے گی نئی نسل، تو ہم سب گنہگار ہوں گے۔ اس لیے اس گناہ سے بچنا ہے۔ میں یہ بات پروفیسر خواجہ اکرام صاحب کی موجودگی میں، بھائی پروفیسر سلیم محی الدین صاحب کی موجودگی میں اور آپ سب کی موجودگی میں ایک بہت ہی احساس ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ میں خود بھی مشاعروں کے اسٹیج سے وابستہ رہا ہوں، گاہے گاہے اب بھی کبھی مشاعروں کی نظامت کر لیتا ہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ تمام خواتین حضرات بہت بہت شکریہ۔ بہت خوب ڈاکٹر شفیع ایوب صاحب، آپ نے بہت کم وقت میں اردو غزل سمت اور رفتار کے لحاظ سے آپ نے مشاعرے، اور کہتے ہیں کہ مشاعرے جو ہیں وہ ہندوستانی تہذیب کا ایک حصہ ہے، مشاعروں کے نقطۂ نظر سے آپ نے جو اصلاحی بات کہی ہے، واقعی یہ بات جو ہے ہمارے لیے قابل غور ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم مل کر اس قسم کے معاملات کو درست کریں۔ میں بہت ہی ممنون مشکور ہوں سر آپ کی کہ آپ نے بہت کم ٹائم میں بہت بہتر انداز میں آپ نے مشاعرے اور ایک ناظم مشاعرہ جو باتیں بتائی ہیں، واقعی یہ بہت پرمغز باتیں تھیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ جرنلزم مطلب صحافت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کالم نگار بھی ہیں، اور یہ تو صاف ظاہر ہو چکا سر کہ آپ ایک اچھے ناظم بھی ہیں اور شعراء کی نبض کو پہچانتے بھی ہیں، اور سامعین کی نفسیات سے بھی اچھی خاصی واقفیت رکھتے ہیں، اور جو آپ چیزیں بتائی ہیں کہ اچھی اور بری شاعری، یقیناً یہ چیز جو تھی وہ میرے دل کو لگ گئی، اور اسی چیز کی میں بہت دن سے متلاشی تھی کہ کوئی اس قسم کے حلقہ احباب میں آئے جو ہماری شاعری، ہمارے مشاعروں میں ہونے والی اچھی اور بری اور نئے لکھنے والوں کو ایک درس، ایک پیغام، ایک رہنمائی دی۔ تو یقیناً سر آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے جس انداز سے گفتگو کی، یقیناً یہ اس بات کی ضامن ہے کہ کہتے ہیں کہ استاد کا اثر اپنے شاگردوں میں آتا ہے۔ تو جب آپ بات کر رہے تھے تو مجھے کچھ دیر پہلے خواجہ اکرام الدین کی کچھ باتیں جو ہیں میرے ذہن میں گشت کرنا شروع ہو گئی، اور میں خواجہ اکرام الدین صاحب کو بھی مبارکباد دیتی ہوں کہ وہ اتنے اچھے شاگرد تیار کیے ہیں، اور ایک اچھے شاگرد ہونے کے ناطے آپ نے ان کی آواز پر لبیک کہا۔ میں بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں، اور تمام اسٹاف اور آرگنائزنگ کمیٹی کی جانب سے بھی آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہیں، اور اس امید سے میں رخصت ہوتی ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ ہم آپ کو یاد کریں گے، اس وقت ہم آپ کو اور زیادہ سننے کے لیے مشتاق رہیں گے۔ تو بہت بہت شکریہ سر، اور انشاءاللہ ہم اس امید سے رخصت ہوتے ہیں۔ اب ہمارے